Yes, भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संजय भैया एंड ऑल पार्टिसिपेंट। वी आर वेरी हैप्पी कि आज हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं हम होंगे कामयाब के थ्रू बच्चों को एजुकेट करने का। उसमें आज बेस्ट डे है क्योंकि आप सब लोगों को जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताने के लिए इतने सीनियर ऑफिसर हैं कि भैया आपको कोई भी किसी तरह की क्वेरी होगी उसको क्लियर करेंगे, मोरल बूस्टअप करेंगे और आपको बता सकते हैं कि कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आदरणीय भैया 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बढ़िया सर्विस किया इन्होंने। इनके पास प्रशासनिक क्षमता और ग्रामीण पृष्ठभूमि की सारी जानकारी, क्योंकि ग्रामीण में काम किया, भैया ने दार्जिलिंग में काम किया, हिल और पहाड़ की क्या समस्या है वो जानते हैं, फॉरेन के कई सारे ट्रिप किए हैं, इकोनॉमिक्स पे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत डिफेंस है डिफेंस उसको में भी पूछ काम सकते। किया। डिफेंस में डिफेंस भी काम किया, डिफेंस में भी काम इंडस्ट्री। किया। यस यस। तो आज का जो सेशन होगा 80 मिनट का, ये एक एक मिनट इसका बहुत प्रभावी होगा। सारे लोग इसको ध्यान से सुने और बाद में भी रहेगा। भैया मैं आपको शुरू करने के पहले जस्ट एक बात बता दूं, कल एक हमारे पास दो तीन बच्चे लोग थोड़ा क्वेरी कम भी कर पाते हैं। तो आप कल हमसे एक बच्ची रश्मि है आगरा से, उसने पूछा है कि सर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ लेकिन करंट अफेयर की तैयारी और कैसे कर सकती हूँ। एक उसका है। दूसरा भैया एक लड़की है राजरेखा, सतना के ग्रामीण गांव से रहती है। उसकी प्रॉब्लम है, वो कहती है कि दृष्टि की ऑनलाइन कोचिंग कर रही है सिविल सर्विसेज की, लेकिन गांव में रह के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो जाना चाहती है किसी सिटी पोर्शन में। तो ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे हैंडल करना है, ये जानकारी, मास्टर। क्योंकि भैया आपको सब चीज मालूम है, पहले के समय में लोग केवल दिल्ली मुखर्जी नगर में रह के पढ़ते थे, आज तो हर जगह से पढ़ सकते हैं। तो बच्चे कैसे कंटिन्यूटी क्रिएट करें ये चाहिए। एक अंकिता लड़की है फैजाबाद के पास से, केमिस्ट्री से एमएससी है, वो कहती है कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं कैसे तैयारी कंटिन्यू करूं। एक एक कोई और मनु है, देवरिया का बच्चा है, ही इज होली डेडिकेटेड, लेकिन उसका कभी कभी पढ़ने में किसी चलाओ। ये लगता है कि हमें अचीवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भैया आप अपने हिसाब से, एक तो सिविल सर्विसेज के बारे में कि कैसे सिविल सर्विसेज काम कर सकता है, करता है, उसके क्या अचीवमेंट है, और बच्चे लोगों को कैसे तैयारी करना है, और किसी सब्जेक्ट पे आप फोकस भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से लेके डिफेंस से लेके जो जीएस में काम आए। तो टोटल 80 मिनट को भैया हम लोग सुनेंगे और बच्चों लोग जो क्वेरी रहेगी उनसे आप भी बोल सकते हैं, खुलेआम ये लोग पूछें। तो हैंडेड ओवर टू संजय सर। संजय भैया प्लीज। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? आर यू लिसनिंग? यस सर, यस सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग। सी, इट इज, यानी हम लोगों को लगता है ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा यू रिक्वायर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, यू रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो काफी एग्जॉस्टिव होता है, काफी बड़ा होता है। तो ये हार्ड वर्क इज द की वर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू चूज योर सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टेक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पहले हमने हमारे समय पे मेंस एग्जाम के लिए 2 ऑप्शनल होते थे, लेकिन अभी एक ही ऑप्शनल है। ठीक है, सो जो आपका स्टैंडर्ड है उसको आप लेते। बहुत से जो बच्चे हैं जो कि साइंस के हैं वो आजकल ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी लेते हैं, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत से इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चे भी आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सिलेबस को एक अच्छे से पहली बार पढ़ लेना है। यू हैव टू रीड द सिलेबस कि क्या क्या है क्या नहीं। नहीं तो ऐसे होता है कि हम सिलेबस के बाहर का, इधर का उधर का फिजूल पढ़ते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको जो कोई सब्जेक्ट है उसमें उसके स्टैंडर्ड कुछ जो पब्लिकेशंस है, यूनिक पब्लिकेशन या नवनीत, देयर आर डिफरेंट। हमारे समय पे अलग अलग टाइप के थे। टाटा मैग्रो हिल का जीके का बुक था, नवनीत का भी एक था, और हमारे वहाँ पे यूनिक पब्लिकेशन था।
अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, राव स्टडी सर्कल जो होता था उसके, अभी मैंने सुना है कि वजीराम रवि एंड ऑल, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो होता है कि ये लोग इसके ऊपर में अपने नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना के सर्कुलेट करते हैं, और एक एक क्लास में वजीराम रवि का जो क्लास है, जो करोल बाग में वगैरह राजेंद्र नगर में, वहां पे एक एक क्लास में 350, 400, 500 बच्चे रहते हैं, वो सब वहीं रहते रहते। एक ही एडवांटेज होता है उस जगह का कि उस माहौल में आप, ठीक है। दूसरी बात यह होती है कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी यह है कि आप बाकी लोगों से काफी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं जो आसपास रहते हैं। तो आप अगर, बहुत जरूरी नहीं है पहले के जैसा कि आपको वजीराम रवि या कहीं ज्वाइन करना, आजकल यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियो चलते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, विकिपीडिया में है, गूगल में है, गूगल सर्च में, सब जगह पे आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको लगेगी। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट इज रीड द सिलेबस वेरी वेरी केयरफुली, अच्छे से सिलेबस पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हमारे समय पे हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने काफी हेल्प पढ़ाई की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए। उसका रीजन ये था कि वो जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे थे और जो ज्यादा सिलेबस के बाहर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे तो हमको जो एक है ना, तोल मोल के बोल टाइप का जो है, उसी टाइप का हमको करना है। क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि टाइम मैनेजमेंट। जैसे अगर आप, मुझे पता चला है कि प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चन होते हैं और उसके 200 मार्क्स होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, और ये 3 घंटे का उनको मिलता है लिखने के लिए। 3 घंटा या 2 घंटा, मुझे नहीं पता 3 है या 2 है। कितना लगता है, 2 घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है? शिव कुमार? यस, जो 3 घंटे। अच्छा, प्रीलिम्स का 2 घंटे भी है? 2 घंटे। तो 2 घंटे का जब आप मिलता है, इसका मतलब आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करवाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 120 मिनट डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइड 100, तो आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय आपको मिलता है। ये तो एक होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और जनरल स्टडीज में इतना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम मिलता है? ऑप्शनल तो अभी प्रीलिम्स में शायद नहीं, विजय बताएंगे। अभी इस सी सेट का वो है, ऑप्शनल प्रीलिम्स में नहीं है भैया। प्रीलिम्स में ऑप्शनल नहीं है अपना अभी एक नहीं है। सब्जेक्ट? अब नहीं, अब सी सेट नए तरह का सेट किया है, लेकिन वही पैटर्न है, सबके लिए कॉमन है। हाँ, तो वो एक ये हो गया। इसका मतलब ऑप्शनल में आपका लॉजिक और वो सब, एक कोई रीजनिंग और लॉजिक का होता है। उसमें मुझे पता चला है कि 80 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होता है। इसका मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलता है रीजनिंग के लिए, और इसमें आपको 1 मिनट के आसपास मिलता है जनरल स्टडीज में। और आपके पास है क्या? आपके पास है 4 ऑप्शन। आपको तो वो OMR शीट में आपको उसको ये करना होता है, गोदना पड़ता CD। अच्छा, एक चीज इसमें और एक इम्पोर्टेंट है कि निगेटिव मार्किंग भी होते हैं। निगेटिव मार्किंग जनरली थंब रूल है कि 4 में से एक आंसर सही है तो 1/4 निगेटिव होता है, लेकिन मुझे पता है कि यूपीएससी में 1/3 मार्क इज निगेटिव तो होता है। तो ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने निगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक आंसर गलत हुआ तो आपका क्या हो सकता है, या फिर आपके पास टाइम कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप पेपर देंगे प्रीलिम का, तो आप जैसे ही पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 60-70% ऑफ द क्वेश्चन जिसका आपको लगेगा कि इसका आंसर मुझे पता है, मतलब आई कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये जब शुरू होगा, तो आपने जब एग्जामिनेशन शुरू किया पेपर लिखते हुए, जिस क्वेश्चन में आप 100% कॉन्फिडेंट है, उसका आप मार्किंग करना शुरू कर दीजिए फटाफट फटाफट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मालूम है, 3 मालूम है, 9 मालूम है, 15 मालूम है, 16 मालूम है, 18 मालूम है, 20 मालूम है, बीच बीच के इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लगता है,
उन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि निगेटिव वाला है। तो जो आपको क्वेश्चन पता है, अगर आपको 100 क्वेश्चन में थे, अब 70 क्वेश्चन यू आर श्योर यू फिनिश, देन यू गो बैक टू अगेन फर्स्ट पेज एंड सी जो आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, जहाँ पे आपको थोड़ा सोचने का वक्त लगेगा, आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट पड़ेगा मेमोरी, या ये करना पड़ेगा, इसके पास जाइए आप किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है। डोंट गेट स्टक अप बिकॉज यू लूज योर प्रीशियस टाइम। टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप फंस गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डगमगा जा सकता है, आप थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए जिन जिन क्वेश्चन के ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंट है, उसको कंप्लीट कीजिए। अगेन कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन अगेन जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम करते 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 जाइए। फिर आप ये कीजिए कि उसमें देखिए कितने क्वेश्चन हो, जो बाकी 30 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कौन से क्वेश्चन 15-20 में कॉन्फिडेंट है कीजिए। और जिसमें आपको बिल्कुल ही मालूम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है क्या नहीं, कि आपको लगता है कि कुछ मालूम नहीं है, पूरा जो भी लिखेंगे गलत हो जाएगा, तो माय एडवाइस इज छोड़ दीजिए। मतलब आप उसको छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर आपने गलत कर दिया, तुक्का लगा, मिल सकता है। एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि अबाउट 60% तो कुछ ऐसा है कि जिसका इसमें लॉजिक में भी आप ऐसा कीजिए, क्योंकि लॉजिक में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। रीजनिंग और लॉजिक का जो एक पेपर है, जो दूसरा 80 जिसमें मार्क होते हैं, उसमें आपको काफी काफी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए उसके लिए ज्यादा टाइम दिया 1.5 मिनट का। एक तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपको आंसर पता है नहीं। फटाफट फटाफट के उसी तरह कीजिए आप कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट है उसको खत्म, और जिसमें नहीं है उसमें सेकंड राउंड में आइए, और थर्ड राउंड में आइए, फोर्थ राउंड में, जितना समय आपके पास रहेगा उसमें उतना देते जाइए। अच्छा, जब आपको आपके पास जैसे कोई है मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए आपके पास है 4 होते, 4 में से ऑप्शन, तो मल्टीपल क्वेश्चन के लिए आपके पास जो सिलेबस होगा, तो मैंने देखा था, मैंने अभी बहुत दिन देखा नहीं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन हमारे समय पे क्या होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 32-33 ईयर्स बैक, वी यूज्ड टू गेट, हमारे पास कई किताबें मिलती थी, तो किताबों में एक एक ये होता था, क्या कहते हैं जिसको, एक चैप्टर होता था एक टॉपिक के ऊपर, और उस चैप्टर के नीचे मल्टीपल चॉइस, प्रीलिम के लिए कह रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते थे। मैंने उस लेसन के नीचे, शायद वही ट्रेंड अभी भी होता अभी भी है होगा जब भैया, आप, अभी हाँ जनरली अभी है भैया। क्या, हाँ वही ट्रेंड होता है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर है, अगर आपने सोशियोलॉजी लिया है या फिलोसॉफी लिया है, एंथ्रोपोलॉजी लिया या केमिस्ट्री लिया, जो भी सब्जेक्ट लिया, तो उसमें कोई सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी में, जैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन का कोई सब्जेक्ट है कुछ, तो उसके बारे में एक बेसिक नोट, एक जो बेसिक टाइप का नोट है, वो नोट उसमें लिखा होगा, जो 3-4-5 पेज का होगा, और उसके बाद में 1.5-2 पेज में मल्टीपल क्वेश्चन उसके ऊपर दिया होंगे। तो आप एक काम करेंगे, एक पेपर लेंगे और एक पेंसिल लेंगे, एक कागज लेंगे, एक पेंसिल लेंगे, और पहले तो आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। उस चैप्टर को पढ़ के आपने जितना ग्रास्प किया, उसके बाद में जो मल्टीपल क्वेश्चन अगर 25 है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस चैप्टर पे 25 क्वेश्चन है, उसको आप बगैर आंसर देखे हुए उसको आप एक कागज पे लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, डी का आंसर है 4 का आंसर है डी। इस तरह से आप पूरे जो 25 क्वेश्चन उस चैप्टर के नीचे उसको लिखेंगे। लिखने के बाद आप, ऐसे होता कि आपके किताब के एकदम लास्ट के पेज में इसके आंसर लिखे हुए रहते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 1 में 25 क्वेश्चन के आंसर है। उसको आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपने जो आंसर लिखा है वो आंसर कितने हैं, तो आपको पता चलेगा 60%, 50% आपके आंसर सही आए हैं, और कुछ कुछ आंसर आपके गलत आए हैं। ठीक है, उसको आपने किया, उस चैप्टर को भूल जाइए, गो टू द सेकंड चैप्टर।
अगेन फॉलो अप द सेम थिंग, अगेन डू दैट एक्सरसाइज। हो सकता है आपके 25 में से 12 सही आए, 14 सही आए। ऐसे करते करते उस पूरे किताब को आप खत्म कर लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट का किताब। और लेकिन आप जब एक के बाद अगर 15 टॉपिक्स है या 20 है तो 20 को खत्म कीजिए। चैप्टर नंबर 1 के आंसर अपने कागज पे लिखे हुए, 2 के आंसर कागज पे लिखे हैं पेंसिल से, 3 के लिखे, 4 के लिखे, ऐसे आपने पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया। करने के बाद आप कुछ 1-2 दिन का गैप देके फिर से आप चैप्टर नंबर 1 पर आइए, फिर से चैप्टर को पढ़िए। और क्योंकि आपने क्रॉस चेक किया था, आपको पता चला था कि आपके 12 जो 25 में से आपके जो है 10-11 आंसर गलत थे, 12-13 सही थे। तो जो सही थे, जो आप कॉन्फिडेंट थे, वो तो आपके शायद ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू रिपीट इट कि ये सही हो रहा है। लेकिन जब सेकंड बार आप करोगे, जब क्योंकि आपने आंसर देखा है वो चैप्टर खत्म होने के बाद, तो कुछ चीजें आपकी मसल मेमोरी, जो ब्रेन मेमोरी है, उसमें रिस्टोर हो जाएगी कि भैया ये मेरा गलत हुआ था और इसका आंसर सी नहीं था बल्कि बी था। तो ये जब हो गया, तो जब सेकंड टाइम आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो स्कोर था 13-14 जो था पहले, वो 17-18 पे पहुंच गया है। 3-4 आंसर आपको रिकलेक्ट हो गए आंसर देखने के बाद। इसी तरह आप पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज एक बार फिर कीजिए। तीसरी बार आपका स्कोर हो जाएगा 20 के आसपास, कुछ चीजें के। ये जब आप रिपीटेड करके इसके आंसर देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, कागज पे लिख के इसको एक जगह में आपने लिखिए। चैप्टर 1 फर्स्ट टाइम आपका स्कोर आया था 14, दूसरी टाइम आया 16, तीसरी टाइम आया 19, चौथी टाइम आया 22-23, पांचवी छठी टाइम आपका आ गया 23-24 के आसपास। एक आध आपका फिर भी कुछ कंफ्यूजन होगा। उस बहाने आप लोग वो जो चैप्टर है, वो चैप्टर को आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिवीजन भी हो रही है, क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं जीके के बारे में। एक चैप्टर हो गया, उसका आंसर लिख लिया, बाद में लास्ट पेज में गए, आंसर को क्रॉस वेरीफाई किया, सही वाले को टिक किया, जो गलत वाले हैं उसका आंसर लिख लिया। तो इस तरह ये चीजें बार बार आप रिपीट करेंगे। जब आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे 3-4-5 एक्सरसाइज के बाद में you will be more confident and your subjects will come, your answers will come faster. ऐसे इस तरह के आपके पास, क्योंकि आज तो इंटरनेट पे है, गूगल पे है, आपके लैपटॉप पे है, फोन पे है, कहीं पे भी आप देख सकेंगे। तो आजकल not only the एक पब्लिकेशन या एक ही किसी के नोट, you will have an option of seeing many notes, अलग अलग जो होते हैं। राव स्टडी है, अग्रवाल स्टडीज है, वजीराम रवि है, यूनिक पब्लिकेशन है, इस तरह के काफी जो है, इनके सबके जो होंगे मोर और लेस दे आर सेम, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट एंड एवरीथिंग। और ऐसे होता है कि आप लोग, क्योंकि आप यू आर अ पार्ट ऑफ नाउ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी चीजें जोर से चल रही है, कौन से जो पब्लिकेशन है जिसका डिमांड है, जिसके कैंडिडेट कौन से नोट्स को ज्यादा पढ़ रहे हैं, माने वजीराम रवि को पढ़ रहे हैं या यूनिक को पढ़ रहे हैं या टाटा मैग्रू को, या इस तरह के जितने नाम होंगे, तो आप सारे जो आपके पास है। और आजकल तो आपको शायद ई मोड में थोड़ा सा कम पैसे में भी आपको ये सारे पब्लिकेशन, पहले तो फिजिकल लेना पड़ता था, लाना पड़ता था, तो आपको सारे अवेलेबल होंगे। इन सबको इसी तरह रिपीट कीजिए। और जनरल स्टडीज के बारे में क्या होता है, जनरल स्टडीज के बारे में लेटेस्ट जो होता है उसको यू हैव टू बी ऑल द टाइम, यू हैव टू बी अपडेटेड। जैसे एक कोई बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था मुझे, कुशवाहा जी ने बताया कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्या पढ़े क्या नहीं। भैया तो रश्मि है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। रश्मि यू कैन ऑन। रश्मि, क्या तुम्हारा डाउट है, पूछो सर से। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई अभी तक मैंने जो बोला उसको लेके कंफ्यूजन है तो काइंडली आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अच्छा रश्मि जी बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था कि सर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए, सर उसके अलावा हमें क्या पढ़ना चाहिए?
एक तो सबसे बड़ी बात है कि हिंदू न्यूज़पेपर एक सब लोग पढ़ते हैं जनरली, यस हिंदू सर। पढ़ते हैं। तुम पढ़ती हो कि नहीं हिंदू? यस सर। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, इनके एडिटोरियल और ऐसे काफी जो आर्टिकल्स होते हैं, ये सारे आर्टिकल्स तुमको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि यू गॉट टू बी अपडेटेड व्हाट इज हैपनिंग। जैसे अभी अभी जैसे मैं आपको करंट चीज की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ, अभी देखा आपने सडनली 5G आ गया है ना। यस सर। 5G आ गया, 4G था, तो 5G के बारे में थोड़ा सा हम लोग जब कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर आया था, तो तब उस समय लेजर आया था। तो लेजर का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लेजर किस लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर क्या, तो ये टेक्नोलॉजिकल हो गई। और जनरल स्टडीज में आप करोगे तो जनरल स्टडीज में एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है। कुछ परसेंटेज जो होते हैं जो साइंस के ऊपर कुछ परसेंटेज क्वेश्चन साइंस के ऊपर होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स पे होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री पे होते हैं, कुछ ज्योग्राफी पे होते हैं, सोशियोलॉजी पे होते हैं। तो इसका जो ब्रेकअप है, वो ब्रेकअप आपको ट्रेंड देख के पता चलेगा। पुराने आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका इसका ट्रेंड देख के आपको पता चलेगा कि भाई 100 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे है, 20 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री पे है, ज्योग्राफी पे है, सोशियोलॉजी पे है, करंट अफेयर्स पे है। तो इस तरह का ट्रेंड पहले था, मुझे अभी पता नहीं नया क्या है। लॉजिक और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको कुछ ये दिया जाता है कि हम एक ट्रेन ऐसी जा रही है एक साइड से 80 किलोमीटर से, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 60 किलोमीटर से, दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस था, वो कब क्रॉस करेंगे क्या। तो इस तरह के कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सर्टन स्पेलिंग, सर्टन एडजेक्टिव, सर्टन थिंग, ये सब चीजें होती है। ये जो ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड को आपको देख के आपको एक तो सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का ब्रेक क्या है, और उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूज होती है कि जो वेरी विच इज अ टेम्पररी न्यूज, जैसे कोई ये हो गया, जैसे कुछ न्यूज है जो ये होती है, जैसे कोई अभी अगर आपका एग्जाम होता है जो समय पे आप देखेंगे टेनिस का टूर्नामेंट होता है, जैसे फ्रेंच ओपन होता है या विंबलडन होता है, तो इसके बारे में अगर अभी देखिए इस बार अभी आ रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल आ रहा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल आ रहा है, तो वर्ल्ड कप फुटबॉल के ऊपर अभी T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें। अच्छा, उसके बाद में अभी इलेक्शन आएंगे, उसके बाद कहीं बड़ा हैरिकेन आया, फ्लड आया, जो कुछ हो गया अमेरिका में, क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, काफी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं पे ये हो रहा है। सब चीजें जो है इसके ऊपर लोग आर्टिकल वगैरह लिखते हैं कुछ कुछ। इसमें अभी कल परसों ही कुछ कुछ नोबेल प्राइज अनाउंस हुए हैं, 2-4 दिन पहले ही कुछ इसके पीस के और इसके वगैरह। तो ये सब चीजें जो है, जो ये चीजें आपको अपडेट रखनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कोई इंडियन को किसी को कोई ये मिल गया, जैसे अभी वो कोई एक लड़का है इंडिया का, वो जिसने वो मैग्नम कार्लसन को हरा दिया था, प्रज्ञानंदा करके जो है, छोटा है, उसका ELO रेटिंग उसका ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें जो चलन में है, तो इंडियन चेस ओलंपियाड में इंडिया को ब्रॉन्ज मिला था। अभी इंडियन पीपल आर डूइंग वेल इन चेस। शूटिंग में अभी देखिए, शूटिंग में इंडियंस आर डूइंग वेल, वेट लिफ्टिंग में है, उसके बाद में बैडमिंटन में है आपकी मीराबाई चानू, फिर और एक लड़की, तो ऐसे सारे लोग आए हैं। बॉक्सिंग में हमारे हैं कुछ बच्चे हैं। तो ये जो चीजें, कॉमनवेल्थ गेम अभी हुआ है, तो इट्स रिलेवेंट टू दैट टाइम। नेक्स्ट ईयर और कोई होगा स्पोर्ट्स इवेंट का, जो रिलेवेंट होगा उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आपको आएंगे, कौन जीता, क्या नहीं जीता, किस लिए होती है फ्रेंच ओपन, क्या कौन से कोर्ट पे होती है, क्ले कोर्ट पे होती है, विंबलडन जो ग्रास कोर्ट पे होती है, अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पे होती है। तो इस तरह का अलग अलग चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जो कितने ग्रैंड स्लैम नडाल ने जीते, कितने जोकोविच ने, कितने फेडरर ने। तो इस तरह की जो रिलेवेंट चीजें होती है उस समय की, ये सारी चीजें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है रश्मि, तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब मिला तुमको? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट तो यू हैव टू फाइंड आउट, डोंट गेट कंफ्यूज। तुमको उसका तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है
पुराने आपके पास 5 साल पहले 4 साल वाले पुराने सारे क्वेश्चन पेपर होंगे, तो उसमें आपको Yes, एक sir. ट्रेंड नजर आएगा कि कैसे एक ट्रेंड होता है। एक ट्रेंड में कैसे नजर आता है कि भाई इसको इस क्वेश्चन को इतना वेटेज दिया, इस क्वेश्चन को इतना, इस सब टॉपिक को वेटेज दिया, स्पोर्ट्स को इतना वेटेज है, जनरल स्टडीज को, पॉलिटिक्स को इतना वेटेज है, उसके बाद सोशियोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री के ऊपर कुछ है, ज्योग्राफी के ऊपर कुछ है। तो ये चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपको मिल रहा है वो आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसका रेलेवेंस तभी है जिसको आप उसके क्वेश्चन आंसर के साथ को रिलेट कर सकते हो। तो इसीलिए ये जानना है। तो ये जो मैंने जब शुरू किया तब से मैंने बोला कि एक तो सिलेबस ठीक से पढ़ लेना है, अच्छे से सिलेबस के बाहर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग कैंडिडेट देखे थे कि जो काफी इंटेलिजेंट थे, बट वो थोड़ा सा अपने इससे और इंथुसियाज्म में ज्यादा पढ़ लिया, टाइम को मैनेजमेंट नहीं ठीक किया। दे कुड नॉट, देयर आर मेनी पीपल whom I have seen, whom I thought they would have, मुझे लगा था कि वो लोग आराम से हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि उनका जो अप्रोच था, उसका अप्रोच। तो ये जो है ना, मैनेज करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, सिलेबस मैनेज करना है और वेस्ट नहीं करना है कोई भी चीज को। कैसे कि क्योंकि आपके जैसे करीब करीब 8 से 10 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जामिनेशन में, और सब ये जब बैठते हैं तो सब लोग इसी तरह की तैयारी करते हैं। तो क्वेश्चन, एक सिलेबस, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, वेटेज ऑफ द टॉपिक, ये सारा देख के उसके हिसाब से आपको करना है। ये सब आपको, इसके ऊपर आपको 1 2 दिन 3 दिन भी लग जाए पुराने पेपर निकाल के ये करके, तो आपका बहुत सा इजी हो जाएगा। थोड़ा बहुत हर बार कोई सरप्राइज होता है, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते कि आपको एक, आपने बैठा और 3-4 लोग आप दोस्त बैठ गए जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने देख लिया भाई पिछले 5 साल का, 6 साल का, 7 साल के पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है उसको निकाल के आपने देखा कि भाई इसमें स्पोर्ट्स के ऊपर इतने क्वेश्चन आए थे, लॉजिक पे इतने आए थे, रीजनिंग पे इतने आए थे, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर इतने क्वेश्चन थे, हिस्ट्री पे इतने थे उतने। तो एक मोटा मोटी जनरल एक ट्रेंड होता है, थोड़ा बहुत दाया बाया होता है, हर बार ये करते हैं। तो ये चीजें को एनालाइज करना और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ना कि जस्ट आपको आया है कुछ और आप पढ़ते बैठे एक ही है। आपका जनरल स्टडीज के बारे में भी रीड, कुछ मैगजीन है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली और योजना और ये सब जो है, ये अभी तो रिलेवेंट चेंज हो गया। पहले 5 ईयर प्लान थे, अभी 5 ईयर प्लान निकल, नीति आयोग बन गया है। नीति आयोग डिसाइड करता है, उसमें सीईओ है। तो ये थोड़ा सा एक पैटर्न प्लानिंग का चेंज हो गया है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों को हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, ये सब इसके ऊपर भी छोटा मोटा कुछ करके, वैक्सीनेशन, ये सब जो रिलेवेंट चीजें हैं आपकी इसमें, इन चीजों को आपको ध्यान में रख के उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना। ठीक है? एनी नाउ यू आस्क मी क्वेश्चन। प्लीज शिव कुमार क्वेश्चन। हाँ, किसी को अपना क्वेश्चन देना हो भैया को दो, अदरवाइज सर हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये सेकंड नंबर पे जो आपने बताया था सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सर ये नहीं हाँ। सर मैं सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं कि मैं केमिस्ट्री का मास्टर्स हूँ या ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं लेता हूँ सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ये जो है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ये किस लिए लेते हैं, ये आप उसका सिलेबस पढ़ के आप कर पाएंगे, आपको लगता है इजी है क्योंकि यह इस सब्जेक्ट में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन chemistry or you think that it is too technical to write, where you can't afford make mistake, फॉर्मूला गलत हो गया, इक्वेशन गलत हो गया, तो चीजें गड़बड़ हो सकती है। मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, और जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा आपको पर्सनल ये लिखने की भी
अनुमति रहती है उसमें। लेकिन ये बात आप ये मत सोचिए कि आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो आप स्कोर करेंगे। उसमें ऐसा होता है, एक मॉडरेशन का सिस्टम होता है फॉर मेकिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। एक मॉडरेशन होता है कि मैथमेटिक्स में हाईएस्ट किसको कितना मिला, लोएस्ट कितना मिला, उसके एग्रीगेट करके उसके हिसाब से वो मार्क्स जो है उसका एक स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैटिस्टिकली अप्रूव्ड एंड इट इज इंटरनेशनली अप्रूव्ड एवरीवेयर। दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग कि भैया ये है, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे पूरे सब मैथमेटिक्स वाले ही चले आ गए, या पूरे काफी आईआईटी वगैरह वाले आते हैं क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट भी लेते हैं, उनका एनालाइजिंग पावर अच्छा होता है, लिखते हैं। और बहुत सी चीजें जैसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आपको अपना ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको मालूम है कुछ स्टैंडर्ड 20, 25, 30 क्वेश्चन है, आप रट्टा मार लो, उसको दे दो, तो आप अच्छे से मार्क करके निकल जाओगे यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ऐसे होता नहीं है। यहाँ पे यू हैव टू हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट सर्टन थिंग। जैसे गांधी जी के ऊपर कुछ सवाल आया और किसी के ऊपर कुछ सवाल आया, तो किसी के ऊपर कुछ सवाल आया, कुछ आया, तो वो ये नहीं होगा। हमको सबको पता है गांधी जी कब पैदा हुए थे, उन्होंने कब उपवास किया, ये हुआ। तो क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे आएगा कि भाई गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, उसका आज के जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी में क्या रेलेवेंस है। कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे, उस स्टेटमेंट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये नहीं कि गांधी जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट इस साल शुरू किया था, इतने किए थे, दांडी मार्च किया था, ये किया था, वो किया था, नौखाली किया था, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हाउ इट इज रिलेवेंट टू टुडेज दिस थिंग, द क्वेश्चन विल नॉट बी लाइक उनके क्या थे, उनके क्या विचार थे, लेकिन वो कुछ एक स्टेटमेंट देंगे। नेक्स्ट में ज्वाइन करें। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन माय फ्रेंड। यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर, एक छोटा सा मेरा डाउट था सर। जैसे मैं लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज था सर। जैसे स्कूलिंग ही हिंदी में हुआ, मैंने इंजीनियरिंग इंग्लिश में किया, प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्जाम का इंग्लिश में किया, अभी जो वर्किंग है 3 साल से जॉब कर रहा हूँ पूरा हिंदी है। तो अब समझ नहीं आता। तो न्यू लिंक पे ज्वाइन कीजिए, खत्म होने वाला है। न्यू लिंक पे ये क्वेश्चन भैया बताएंगे बढ़िया से। जी हाँ, कंटिन्यू कीजिए, लिंक है दूसरी। हाँ बोलिए जयेश। लिंक जी भैया। अभी देखिए, क्वेश्चन पूछा था उसने अंग्रेजी हिंदी में इसमें। तो अगर आप, क्या होता है कि मेरी जो उस समय पे क्लास 11 तक था, 10th नहीं था, 11+4 था जब मैंने एसएससी किया था। मेरी पूरी पढ़ाई जो थी वो मराठी मीडियम स्कूल में हुई, एक ऑर्डिनरी स्कूल में और एक थोड़ी सी अच्छे स्कूल में हुई। तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज में साइंस में एडमिशन मिला और कॉलेज में पूरा इंग्लिश मीडियम में था। तो मुझे 6 महीना 1 साल कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, घर्षण कहते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया, सरफेस टेंशन, ये सब चीजें जार्गन सुनने में मुझे। तो मेरे फ्रेंड ने अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन से इसमें आप कंफर्टेबल है, यू चूज दैट। बिकॉज 1979 के बाद में कोठारी कमीशन करके एक आया था। कोठारी कमीशन ने अलाउ किया था कि वर्नाकुलर मीडियम में भी आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। मतलब आप हिंदी में दे सकते हैं, मराठी में, आप साइंस का पेपर मराठी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हो। ये शायद अभी भी चालू है। तो कौन सी चीज में आप कंफर्टेबल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट यू हैव टू चूज इट। मतलब मैंने बोला और इसीलिए आपने लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में जहाँ पे ही इज टीचिंग इन हिंदी, बट ही हैज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम इंग्लिश। ना उसको खुद को देखना है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, क्योंकि बाकी लोग हम ज्ञान दे के कोई फायदा नहीं। अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसे ही लिखना है।
क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है he himself has to give. Okay. I think, am I able to answer the question? मित्र आ गए क्या? हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes. आवाज आ रही है सर। हाँ, प्लीज, आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन किया था आपने सब्जेक्ट के बारे में, जो प्रोफेशनल चीज की वजह से आपने कोई जॉब ले लिया, वहां पे आपको हिंदी में आपको। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? यस सर। हाँ बोलिए ना, सर, आराम से बोलिए। सर जैसे रश्मि जी ने पूछा था कि करंट अफेयर के लिए, तो सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि सर 60% स्टैटिक पोर्शन पहले था, 40% करंट की घटनाओं से रिलेटेड था, लेकिन अब तो सर स्टैटिक पोर्शन में भी करंट ही पूछता है मैक्सिमम। तो सर वो फाइंड कहाँ से करें सर? न्यूज़पेपर सर नहीं हो पाता है सर। न्यूज़पेपर नहीं होता है, यू गॉट टू बी इन टच। करंट अफेयर में क्या है, जैसे अभी देखो सडनली आप है कि अभी लेटेस्ट 5G आ गया कुछ दिन पहले, उसके पहले नेशनल गेम्स थे, कॉमनवेल्थ गेम थे, तो ये तो चीज आपको करंट अफेयर में आते ही है। मैंने जैसे आपको कहा कि आपका जो ट्रेंड क्या है, आपको जो क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड क्या है, पिछले 5 साल 6 साल 7 साल से क्या ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से कैसा वेटेज है कौन कौन से चीज को, ये तुमको देखना पड़ेगा। और ये जब तुम देखोगे तो उसके हिसाब से यू विल हैव टू प्रिपेयर, यू विल गॉट टू गेट। बहुत से सोर्सेस हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे टाटा मैग्रोइल का किताब है, यूनिक का पहले हमारे समय पे एक थॉमस या कोई एक नाम पे कौन सा ऐसा कुछ उसका किताब, ऐसी किताबें तो आपको मिलेगी बाजार, उसको लेके आपको देखना है। बट यू गॉट टू नो कि ट्रेंड क्या है, मैंने व्हाट इज द पैटर्न। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता रहेगा, लेकिन आपको पैटर्न क्या है वो देखना है, मतलब वेटेज कैसे होता है। करंट अफेयर में आप कह रहे हैं न्यूज़पेपर से तो नहीं होगा, आई फुल्ली एग्री विथ यू कि न्यूज़पेपर से बिल्कुल नहीं होगा। न्यूज़पेपर से आपको 10, 15, 20% से ज्यादा ये नहीं मिलेगा। बाकी चीजें हैं जो आपको निकालना है, पढ़ना है टॉपिक के हिसाब से। भाई जनरल स्टडीज में अभी क्या चल रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, तो यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन वॉर में हमारी है नाटो क्या कर रहा है, या फिर आपका रशिया। अभी चाइना में अगेन दैट जेंटलमैन इज गोइंग टू बी मेड, उनका जो प्रीमियर है इज गोइंग टू गेट अनदर 4 years और 5 years। तो इसका इम्प्लीकेशन है। हमारा जो डोकलाम में चाइना के साथ जो प्रॉब्लम था, तो इस तरह की जो चीजें हैं लेटेस्ट केस में, ये आपको वैसे ही नजर आएगी। इसके बारे में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और जो करंट चल रहा है उसको मुझे समझा नहीं, आपने कहा स्टैटिक और एक कुछ आपने कहा 60-40, वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे तो देन आई विल बी एबल टू आंसर इट बेटर। यस सर। सर 60% और 40% का मतलब ये था सर, 60% में पहले था कि स्टैटिक पोर्शन की सब्जेक्ट से सीधा सीधा पूछता था। अब सर जैसे हिस्ट्री का कोई कहीं घटना चला, जियोग्राफी में कुछ हो रहा है, तो सर वो अब करंट की ही चीजें पूछता है सर। और 40% में यह था कि सर योजना से सीधा सीधा पूछ रहा है। फिर जैसे सर अभी मैंने संडे को पेपर दिया, टेस्ट दिया था, तो सर हर घर जल योजना पूछा था, और उसमें पूछा था केंद्र और राज्य के भागीदारी पूछा था सर। तो सर न्यूज़पेपर में तो सर ये सीधा देता है। ये तो आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली आता है, योजना टाइप का एक मैगजीन आता है, पॉलिटिकल वीकली आता है। इसमें ये तो इम्पोर्टेंट है जो आप ये क्वेश्चन पूछा, ये तो 100% इम्पोर्टेंट है। योजना की जो बात की, जो भागीदारी कितनी है क्या है, जैसे पोस्ट मैट्रिक ओबीसी स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, SC ST OBC की, इसमें भी सेंट्रल स्टेट की भागीदारी होती है। ये जो चीजें है ये आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। जो आपको इसके लिए ना जो है क्या कहते हैं जिसको, प्लानिंग कमीशन को अभी कुछ नया नाम दिया, नीति आयोग। तो नीति आयोग की वेबसाइट पे आप जाके देखिए किस तरह की है।
और जैसे अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है उनकी वेबसाइट पे उनकी योजना है, जैसे आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, इनके सारे वेबसाइट है। इन वेबसाइट पे इनकी सारी योजना के बारे में लिखा हुआ है। सारे ऑल द डिपार्टमेंट्स दे आर हैविंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें सिटीजनशिप ये वो इसके बारे में लिखा होगा। आप सोशल वेलफेयर की जो है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके इस पर जाइए तो उसके ऊपर उनकी जो स्कीम्स है उसके बारे में होगा। फिर आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, क्या क्या इंसेंटिव देते हैं नए इसके लिए, तो ये सारे इनकी सबकी वेबसाइट्स है एवरी। और अभी पहले जैसा नहीं है, अभी मेनी टाइम द वेबसाइट्स आर अपडेटेड, समटाइम्स इट मे नॉट बी, बट द बेसिक इंफॉर्मेशन एमएसएमई जो है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, इनकी एक वेबसाइट है। तो जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है जो काफी प्लानिंग के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं उसको सबको, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो काफी दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, हाईवेज का है, हमारे कुशवाहा जी तो हाईवेज डिपार्टमेंट में ही है। तो बहुत ज्यादा पैसे पहले एक दिन में 8 किलोमीटर का बनता था हाईवे, अभी वो 12-15 कुछ 20 हो गया है। काफी कॉरिडोर्स बन रहे हैं बड़े बड़े। तो इनके इसमें क्या क्या होता है कि नेशनल हाईवे कौन करता है, स्टेट हाईवे कौन करता है, तो इसका रेलवे के साथ रेलवे अगर है तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट की अपनी खुद की एक वेबसाइट होती है जो आपको एक्सेस करना पड़ता है, और आप एक्सेस करेंगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें, आपको कि क्या क्या स्कीम्स है क्या क्या नहीं है, ये आपको मिल जाए। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको जाके यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क एंड गोइंग ऑन द वेबसाइट्स ऑफ वेरियस दिस थिंग। और वो उसमें अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है तो बाद में फिर आप थोड़ा सा और रिसर्च करके ये करके कोई आर्टिकल लिखते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं क्या नहीं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदू पेपर के बारे में सब लोग बोलते हैं, तो हिंदू में ऐसा ही होता है कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की योजना है या क्या है, उसके ऊपर उसका जो एनालिसिस है वो जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें लिखा जाता है कि ये ऐसे है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आवास योजना का क्या, उसके कंटूर्स क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा क्या मिलेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कितने लोगों ने लिया क्या है, तो ये सब आपको आइडिया आएगी। इसके ऊपर आप फिर थोड़ा सा अंदर में जाके नीति आयोग के वेबसाइट पे डिपार्टमेंट के जितने मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री में कॉमर्स भी है और इंडस्ट्री भी है, दोनों है। वैसे तुम्हारा होम मिनिस्ट्री में काफी अलग अलग टाइप के, डिफेंस में नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है। ये अभी जैसे नए रफाल खरीदा है, फिर हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले कोई एक मिसाइल इंडिया ने फायर किया, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। आई थिंक आई एम एबल टू गिव आंसर टू माय फ्रेंड। यस सर, थैंक यू सर। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा जाके सारे इसके जो डिपार्टमेंट के। अगर आप कह रहे हैं कि योजना के ऊपर पूछ रहे हैं तो यू नीड टू प्रोब एंड स्टडी द वेबसाइट्स वेयर बेसिक थिंग्स आर गिवन। मुझे एक स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या है, इसमें इतना इतना अनुदान मिलेगा, बच्चे को इतना पैसा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर इतना है, सेंट्रल का इतना है, ये है, इस तरह की चीजें आपको मिलती जाएगी। तो ये आप यहाँ मैं एक चीज जोड़ दूंगा, आपने बढ़िया सजेशन दिया इन लोगों को। अभी भैया जैसे एक इकोनॉमिक्स टाइम्स पेपर भी आता है, और अभी जितने डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, सारे डिपार्टमेंट का अपना फेसबुक और ट्वीट है। कोई भी बढ़िया चीज होती है वो ट्वीट कर देते हैं, उसको पढ़ने से बहुत सारी चीजें मालूम हो जाती है। तो सारे लोगों को थोड़ा सा डिपार्टमेंटल जो ट्वीट्स आते हैं उसको ध्यान देना है। अभी 2 दिन पहले सर भैया हमारे मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी नितिन गडकरी साहब ने एक ट्वीट किया कि एक न्यू ब्रिज जो आंध्रा और तेलंगाना को जोड़ता है कृष्णा रिवर के ऊपर, उसको सैंक्शन कर रहे हैं। तो वो एक न्यू ब्रिज है इंडिया का। केबल ब्रिज जैसे कोलकाता वाला जो निवेदिता वो ब्रिज है,
केबल ब्रिज है और एक सस्पेंशन होता है, दो टाइप का ब्रिज होता है, केबल अलग सस्पेंशन अलग। अब ये जो ब्रिज सैंक्शन किया है आदरणीय मंत्री जी ने, ये केबल और सस्पेंशन का मिक्स है, ये इंडिया का फर्स्ट है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है। अब अगर कोई पढ़ेगा कि इट इज द फर्स्ट केबल एंड सस्पेंशन का न्यू ब्रिज कहां पे है, तेलंगाना और आंध्रा को जोड़ रहा है श्रीशैलम में, तो क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी चीजों को छोटी छोटी ट्वीट्स पे दिमाग लगाना है, क्योंकि भैया जो ये स्टैटिक की बात बोल रहे हैं, पहले होता था कि हमारा सब्जेक्ट में से, स्टैटिक में से जो चीजें चल रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये कितना, वो होता था। अभी सब चीज डायनेमिक हो गई है, जो चल रहा है उसी में से क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि हमको प्रोग्रेसिव बनना है। अब हम हर चीज में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हर चीज को ट्वीट और उसको साइंटिफिक वे में थोड़ा एनालाइज करना है, तो मिलेगा। हर डिपार्टमेंट, अब भैया जैसे बोले, हर डिपार्टमेंट का अपना ट्वीट है, उसका वेबसाइट है, इजिली अवेलेबल है। थैंक यू भैया, कंटिन्यू। और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? एक्चुअली आई एम सॉरी सर, टेक्निकल इश्यूज होने के चलते मैं अपना आंसर सुन नहीं पाया था सर। यदि वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप दोबारा बताना चाहें सर, प्लीज सर। अच्छा, आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरी स्कूल की जो पढ़ाई हुई वो पूरी मराठी मीडियम में हुई, ठीक है, मराठी मीडियम में। तभी 11 क्लास होता था, 11+5 था, नॉट लाइक 10+2+3। और उसके बाद मुझे SSC 11th में अच्छे मार्क मिले, इसीलिए मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन मिला, और साइंस में, क्योंकि अच्छे मार्क थे इसलिए साइंस में। अब मेरे साथ जो दुविधा जो आप बोल रहे हैं वैसी दुविधा, क्योंकि मैं पूरा मराठी मीडियम में साइंस पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण और ये और वो, ये इस तरह की जो चीजें, ग्रेविटी को क्या कहते हैं उसको, ये, तो इस तरह की चीजें थी। हाँ, गुरुत्वा। तो मैं जब कॉलेज में गया साइंस में BSc पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर, तो आई हैड लॉट ऑफ डिफिकल्टी in understanding the jargons in English. Centrifugal force, centrifugal force, surface tension, pressure, inertia, ये जो है, इस तरह की जो चीजें है, जिसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी जो ये था, हालांकि केमिस्ट्री स्लाइटली इजी है, बिकॉज इसमें भी मराठी में भी सल्फर वल्फर ही कहते थे वो, जो जिस तरह का उसका फॉर्मूला भी जो अंग्रेजी में होता था, लेकिन फिजिक्स वगैरह में इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। नाउ सिंस यू हैव डन योर इंजीनियरिंग इन इंग्लिश, बट यू आर टीचिंग इन समवेयर वेयर जो आप हिंदी में कर रहे हैं, ये डिसीजन आपको ही लेना है कि कौन से इसमें आप कंफर्टेबल हैं। That you will have to take a decision whether you are comfortable in Hindi or you are comfortable in English. क्योंकि 1979 के बाद एक कोठारी कमीशन आया था, उस कमीशन ने एग्जामिनेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखने के लिए अलाउ किया था। और मेरे साथ एक दो लड़के ऐसे थे जो कि बाद में ही रिटायर्ड एज द चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, कि वो कैलाश गुप्ता करके मेरे दोस्त मित्र काफी, उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। जब ज्वाइन किया था, मैं IAS से पहले कस्टम में था, लेकिन उसको पूरे करियर में ये नहीं हुई थी। उस समय पे अंग्रेजी सिर्फ बेसिक मिनिमम पास 35% अगर कर लेंगे तो वो क्वालिफाइंग था अंग्रेजी, तो उन्होंने वो की थी। और बाकी तो बट ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल दिस थिंग, सो ही रोट द एग्जामिनेशन इन हिंदी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, चॉइस आपके पास है, ये इसमें आप ये है। नॉर्मली जो साइंस और ये सब्जेक्ट होते हैं, मेरा ऐसा होता है कि इन सबको अंग्रेजी में लिखना थोड़ा सा आसान होता है। साइंस के सब्जेक्ट है, मैथ्स है या कुछ है, क्योंकि बेसिक मटेरियल, क्योंकि बाकी जो भी आप वर्नाकुलर लैंग्वेज करते हैं तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन ही होता है। इट इज ट्रांसलेटेड इनटू द वर्नाकुलर मीडियम, जैसे इसमें फिजिक्स में है, इसमें है, उसमें है। तो बेसिकली ओरिजिनल थिंग स्टार्टेड विद द इंग्लिश रिगार्डिंग द हायर स्टडीज, बट देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू, बट इट इज योर ओन कॉल। आपको खुद को कॉल लेना है कि आप हिंदी में लिखेंगे या अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आई एम एबल टू क्लेरिफाई योर डाउट। जी जी सर, बिल्कुल सर। और किसी को? सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग।
सर ये मेंस में हम लोग एसे लिखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के सर स्टेटमेंट रहते हैं, तो उसमें ये जैसे रहता है कि आपका I सत्य can't ही see your face. I can't see your face. Kindly switch on the camera and then I can understand. Sometimes I can't hear you properly. Could you please switch on? And कैमरा ऑन करके जरा नाम बता के स्टार्ट करो प्लीज। मनु, हाँ, सर अपना नाम भी सर बता दो, कहाँ से बोल रहे मन्नू हो? मन्नू कुमार कुशवाहा सर, देवरिया छतरवा से बोल रहा हूँ सर। सर जैसे हम लोग एसे लिखते हैं तो उसमें आ जाता है कोई स्टेटमेंट आ जाता है, तो सर जैसे आ जाता है सत्य यथार्थ है या यथार्थ ही सत्य है, तो सर उसमें कैसे सोच कर उसको लिखा जाए सर? जो फिलोसफी जो होता है, अन्य चीज भी होता है, ऐड कैसे किया जाता है सर? वो मतलब दिमाग नहीं चल पाता है वहां पर सर, कैसे उसको किया जाए? मेरे को फिर भी अभी तक कुशवा जी मेरे को जरा बताइए क्वेश्चन को ठीक से। मुझे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नहीं, ये मनु का कहना है कि एस्से के टॉपिक्स हैं या हाँ। किसी भी टॉपिक पे जब थीम लिखना होता है तो जैसे फैक्ट मालूम है कि आप लिखिए सत्य ही यथार्थ है, ट्रूथ इज द ओरिजिनल एंड यथार्थ ही सत्य है। कोई टॉपिक दे दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया, ये थी, उस पे हम कैसे ब्रेन स्टार्ट करें? क्योंकि जो रट्टा मार वाला होता है वो तो दिमाग में रहता है कि गाय पे निबंध लिखना है तो गाय पे लिखना शुरू कर दिए। लेकिन अगर थीम की गाय को ही हम क्यों उपयोग करें? अगर दिमाग में दौड़ाना है तो कैसे दौड़ाइए? इनका ये क्वेश्चन है कि मैं ब्रेन कैसे स्टार्ट करूं। एसे में क्या इंपॉर्टेंट होता है? एसे में फैक्ट्स तो सबको मालूम होते हैं, फैक्ट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके ऊपर आपका खुद की राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, ओपिनियन क्या है, दैट इज मोर। एंड हाउ डू यू कन्विंस टू द पर्सन? जो मैं पढ़ रहा हूँ इसे, इसने आपने कहा कि भाई मुझे लगा कि ये यथार्थ है, जो भी है आपने किसी को, उसको मैं कैसे कन्विंस करूंगा? मैं उसके पीछे मेरा क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या मेरा पूरा ये है उसके। मोर इम्पोर्टेंट इज, एक तो सबसे बड़ी बात है, आपको अगर 300 वर्ड दिया है तो 300 वर्ड से ऊपर आपको जाना नहीं है। अच्छा, उसमें कितने मार्क्स है उसमें, फिर उसका जो पैटर्न है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया है या कुछ दिया है उसमें, एक तो one portion you dedicate to the facts of whatever this thing, but that should be very small. And the second portion is that you give your opinion. एक तो आपका ये है, दूसरा है कि आपको आपका ओपिनियन देना है उसमें। ओपिनियन देना है मतलब कोई भी अगर एक स्टेटमेंट दिया है तो जो भी आप लिखेंगे आपको कन्विंस करना है उस बंदे को जो पढ़ रहा है। हालांकि नॉट नेसेसरीली कि जो आप लिख रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, मैं आपको चेकिंग कर रहा हूं, मार्किंग कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आपने क्या लिखा है और उसको कैसे सब्सटैंशिएट किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एसे, because that is known to everywhere. You go to Google, you will find out where this thing. But what you are thinking is more important than the fact. आप क्या सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर एक इसमें, that is more important. तो आपकी राय और राय को आप कैसे सपोर्टिंग करते हैं, how do you support your own opinion or your own thing, justification, how you are giving it to. आप ऐसे में कोई टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आप कैसे देते हैं? आपने कोई एक, यू हैव कम आउट विद सम हाइपोथेसिस और यू हैव कम आउट विद सम स्टेटमेंट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक स्टेटमेंट दिया है, ऐसे दिया है उसके ऊपर, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉट दी व्हाट वी कॉल इट एज, नॉट दी नंबर ऑफ वर्ड्स एंड ऑल। Is it okay? मनु जी? जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ना मने भैया मैं इसमें एक शब्द इनको जोड़ देता हूं। मनु, बोलो। जैसे तुमने कहा कि कैसे हम दिमाग चलाए, मान लो कि अगर एक निबंध आता है कि सोशल मीडिया के ऊपर 100 वर्ड में कुछ आप लिखो, तो सोशल मीडिया पे एक तो ये जानकारी लिख सकते हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक है, ये है, वो है, सोशल मीडिया में सब कहता है।
आपको ऐसे नहीं आपको सोचना है कि पहले क्या प्रॉब्लम्स थी जिसको सोशल मीडिया से हमने बेनिफिट किया, और आगे ह्यूमन का विकास, कंट्री का विकास, लोगों का विकास कैसे हो रहा है, तो इसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना है वो वर्ड उसमें लिखना है। थ्योरी तो सभी जानते हैं। आप हाँ, यस भैया जी। तो ओपिनियन भी दे सकते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है। कोई कुछ दोनों साइड है, मतलब यू हैव टू डिसाइड कि सोशल मीडिया कैन बी यूज फॉर अ बेटर पर्पज, सोशल मीडिया कैन आल्सो बी एक्सप्लॉइटेड कि गलत चीजें, रूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, ये भी होता है सोशल मीडिया में। जो ये भी एक एस्पेक्ट है। ये नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट स्टेटमेंट दे गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ योर व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू जस्टिफाई। सर एक और क्वेश्चन सर, मान लीजिए सर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सर एक पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है एक भूल जा रहा है, सर उसको कैसे मतलब क्लियर करें? क्या हो रहा है सर? जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट एक एक पढ़ रहे हैं, तो एक पढ़ रहे हैं पता चल रहा है एक पीछे से भूलता जा रहा है सर। उनको छोटे छोटे नोट लिखने चाहिए, छोटे छोटे नोट। जी। जैसे एक तरीका, जैसे लोग क्या करते हैं कि कोई एक वर्ड में उसको ये करते हैं, जैसे 5 पॉइंट है उसमें एक टॉपिक के ऊपर, 5 पॉइंट्स आर देयर, तो उसको आपने कुछ एक वर्ड दे दिया, सोशल करके दे दिया उसमें, तो एस से होगा कि तो इसमें कि सोशल सिक्योरिटी, ओ से होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऐसे जो 5 पॉइंट करके आप कीवर्ड तैयार करके रखिए कि ये टॉपिक पे आने पे कि कहीं पे है कि मॉर्निंग, एक वर्ड आपने इस टॉपिक की बात, एम के ऊपर आपका एक पॉइंट है, ओ के ऊपर अलग पॉइंट है, आर के ऊपर, इस तरह के जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, मैं जस्ट गिव यू, मेरे थॉट में है, ऐसे कीवर्ड्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स बना के रखना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट बना के रखना है आपको कि भैया मेरे को इसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोई भी टॉपिक पे आ गया है तो मैंने अपने तरीके से कीवर्ड बनाया। वो कीवर्ड का फर्स्ट वर्ड विल डिनोट 1 पॉइंट, सेकंड वर्ड विल डिनोट सेकंड पॉइंट, थर्ड विल डिनोट, दिस इज वन ऑफ द वे विच लॉट ऑफ पीपल डू इट। समझ गए कि तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसमें 5 पॉइंट है, उसमें अलग अलग है, एक टॉपिक है कुछ, कोई भी टॉपिक आप ले लो जैसे उसमें, तो उसमें आपको वो सब्जेक्ट देके आप, am I able to make you understand? समझ गए आप? जी सर। जी, या अभी भी कंफ्यूज है? नहीं सर, ओके समझ गया सर। हाँ, तो एक छोटा सा आप, जैसे कोई टॉपिक है मैरिज इंस्टीट्यूशन है, या आपका क्या कहते हैं उसका, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, मैरिज में, इसमें आज की डेट में मैरिज का क्या, लिविंग रिलेशनशिप में और मैरिज में क्या है डिफरेंस है, ये वो क्या है, तो उसमें आपने कुछ पॉइंट बना दिया कि मैरिज इज अ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, तो उसका टी वर्ड से ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है। फिर उसमें ये है कि सी कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज काफी दोनों को करना पड़ता है, तो सी हो गया, टी का सी हो गया। फिर उसमें लॉट ऑफ गिव एंड टेक होता है, तो जी कर दिया। तो ऐसे टी सी जी ऐसे इस तरह का करके एक अपना वर्ड बनाया, उस वर्ड के करके उसमें आपने उस वर्ड को याद रखा, तो आपको पॉइंट याद आएंगे। This is a kind of a technique which some of the students they do it because it's very, you are absolutely right, because syllabus इतना बड़ा होता है कि आपको वो याद रखना या करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? राजा, किसी को कुछ और पूछना है, पूछो आप। भैया तो आप, हाँ जी, हाँ, अगर क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया किसी एक फील्ड में स्पेसिफिक चीजें, जैसे या तो फॉरेस्ट के बारे में, या आप हिल पे काम किए हिल के बारे में, या डिफेंस के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशनल 5-7 मिनट कुछ बता देंगे तो लोगों के ब्रेन में बैठ जाए किसी एक टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स पे, किसी भी। जी हाँ। अब डिफेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिफेंस में क्या हुआ है कि
इंडिया का बहुत सा पैसा जो है इंपोर्ट में जाता है। कि हम लोग जो शस्त्र अस्त्र है जो सारे खरीदते हैं, एमिनेशन गोलाबारी खरीदते हैं, ये करते हैं। तो अभी शुरू किया है, अभी एक उसमें ये किया है कि इंडिजिनियसली इसको तैयार किया जाए, अपने भारत में ही तैयार किया जाए। तो इसके लिए एक ऑफसेट पॉलिसी करके है। ऑफसेट पॉलिसी मतलब ये है कि इनको अगर आपने इंडिया में किया तो आपको ऑफसेट, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमको अगर 200 करोड़ का इंपोर्ट 200 करोड़ डॉलर अगर हमको देने पड़ते थे, यहाँ पे बचने की वजह से हमारे बच गए। तो बच गए इसीलिए उस बंदे को उस जो कर रहा है उसको थोड़ा सा ऑफसेट मिल गया। जैसे नए नए कैपेसिटी है, तो इंडिया जैसे बना रहा है अभी, इंडिया का मिसाइल का कैपेसिटी है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडिया और यूएसएसआर के कोलैबोरेशन से, वो कमर्शियल, उसको आप बेच सकते हैं। वो एक कंपनी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है। उसका रेंज इन्होंने बढ़ा दिया। इंडिया हैज गॉट अ पावर ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। सबमरीन हमने खुद बनाए। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी खुद हमने बनाया। तो दीज आर द डेवलपमेंट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, देन वी आर डूइंग इट। सो वी वांट टू रिड्यूस। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो बजट है, डिफेंस का बजट है, जिसमें हमारे बहुत से पैसे हमको देना पड़ रहा है, बहुत से लोगों को हमको बाहर के देश से मंगाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है, ये जो पॉलिसी है, इससे वी विल बी सेविंग लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्लस हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी जो 3 टाइप के मिसाइल होते हैं, एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता है, एक होता है सरफेस टू एयर होता है, और एक होता है सरफेस टू वाटर और वाटर टू वाटर। तो इसके हिसाब से नाग तो जमीन पे चलता है, तो इसीलिए वो सरफेस टू सरफेस का नाम दिया है नाग। एक है जो आकाश में जाता है, सरफेस टू एयर, इसीलिए उसको आकाश नाम दिया। फिर और एक पानी के अंदर का है, उसको कुछ ये दिया, पृथ्वी एक है। ऐसे इस तरह के जो मिसाइल से उसकी रेंज वगैरह, तो इस तरह की चीजें डिफेंस में। अभी क्या हो रहा है कि डिफेंस में नंबर ऑफ जो गैजेट्स वगैरह आ रहे हैं, काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है, तो श्रिंक होते जा रहा है। मतलब जो साइज ऑफ द डिफेंस इज गेटिंग स्लाइटली स्लोअर। एनसीसी है जो कि सपोर्ट करती है डिफेंस को। एनसीसी का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम नंबर है जितना डिफेंस का है। सबसे बड़ा है तो हमारी आर्मी, करीब करीब 11 लाख, 2.25 लाख है हमारी, 2.25 लाख से 2 लाख एयरफोर्स है, और 55,000 से 60,000 हमारी नेवी में प्राइवेट लोग काफी है। जैसे बॉम्बे डॉक है, कारवार डॉक है, विशाखापट्टनम में ये है जहाँ पे ये है। तो वहां पे प्राइवेट लोग, कॉन्ट्रेक्चुअल लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा भी करते हैं। दे आर नॉट ए यूनिफॉर्म दिस थिंग सर्विस है। तो इनटेक है, शॉर्टेज है अभी आर्मी में। तो इस तरह की बहुत सी चीजें, लॉट ऑफ ऑफिसर्स की काफी शॉर्टेज है। अभी एक नया स्कीम आया अग्निवीर, उसको काफी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्या हुआ है? तो अग्निवीर क्या है, जैसे बहुत से देशों में इस तरह की चीजें है कि जहाँ पे आपको कंपलसरी आर्मी में ये करना पड़ता है, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी कंपलसरी। लेकिन इंडिया में कंपलसरी नहीं है, जैसे इजराइल वगैरह है जहाँ पे 2 साल 3 साल उनका अमेरिका में भी है। तो ये सारी डिफेंस की है। डिफेंस का जो बजट है काफी होता है। डिफेंस का जो 2 टाइप का बजट होता है, एक तो चीजें खरीदने के लिए और दूसरा मेंटेन करने के लिए। जैसे कोई यूनिट है जो कश्मीर में है, फिर उसको उसका टेन्योर खत्म हो गया तो उसको वहां से अरुणाचल ले जा रहे हैं, तो पूरा के पूरा सामान, बोरी बिस्तरा, खाना पीना, ट्रेन करके उनको जाते हैं, उसका खर्चा लगता है। उनको राशन देना पड़ता है, फ्री राशन है, ये है वो है, टेंट फेंट रिकरिंग जो है, यूनिफॉर्म है, ये तो ये सब रिकरिंग, ये भी काफी बड़ा खर्चा होता है। और दूसरा खर्चा होता है कि हम लोग मिसाइल्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो इस तरह का कैपिटल एंड रेवेन्यू, इस तरह के दोनों बजट होते रहते हैं। तो इस तरह डिफेंस का है। वैसे आप फॉरेस्ट के बारे में भी देखेंगे, फॉरेस्ट डिलैपिलेट हो रहा है, फॉरेस्ट का परसेंटेज इज गोइंग डाउन नाउ। अभी परसों कुछ चीता were brought and they were sent into this thing, so we want to keep। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया कि some few hundred or some species have already been extinguished
फ्रॉम दी एक्सटिंक्ट हो गई है दुनिया में बहुत सी कुछ फ्लोरा एंड फाउना में जो है। तो इस तरह का जो नॉलेज है ये सब आपको करते रहना चाहिए। तो ऐसा मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर जो आपने डिफेंस सिस्टम में बताया सर, उसका जो बजट होता है तो सर हर अलग अलग संस्थान के अलग अलग आता है, जैसे HAL, DRDO। हाँ हाँ, सबका अलग आता है। आर्मी का अलग होता है, नेवी का अलग होता है, DRDO का अलग होता है, डिफेंस MES का अलग होता है। हाँ हाँ, सुधांशु वर्मा जी आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए। सुधांशु वर्मा जी बोलिए क्वेश्चन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। Questions regarding sir general working of an IAS. अभी आप you have already worked as an IAS in different ministries and also I wanted to know sir how important is it to manage the political interference? I mean how have you faced it? You might be definitely facing some political interference because politicians have their agenda over certain things going on. So see, luckily I am in a cadre, all cadre where you know it's, देखो कहीं पे भी जाओगे आप, any service you take, there is going to be, if you are in private sector, your boss will be bullying you, his agenda will be your agenda. So IAS is no different. Any field you go, there will be some problem with your superior, your subordinate. Some will be good, some will not be good, some will be bad. कभी बॉस अच्छा है, कभी बॉस खराब है, कभी खराब पोस्टिंग मिली है, कभी आपका सबॉर्डिनेट आपके नीचे काम करने वाला बदमाश है, कभी कुछ गंदगी कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये सब चीजें होती रही, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ठीक नहीं है। आपको खराब पॉलिटिशियन मिलेंगे, अच्छे पॉलिटिशियन भी मिलेंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के, आई वाज सेक्रेटरी टू प्रणब मुखर्जी, आई वाज वेरी क्लोज टू सोमनाथ चटर्जी, आई वर्क विद कमलनाथ जी। PMO में मैं जाता था, कितनी बार मैंने ट्रैवल भी किया है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वगैरह के साथ में। ये सब चीजें होती है। जनरली जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वो जनरली खराब नहीं होते। बिग पॉलिटिशियन वेरी रेयर आर देयर, दीज आर द वंस। So basically my doubt was that we are the executives, right sir? So there are certain times that there is a interference from politicians कि अगर मान लीजिए कोई चीज हमको implement करना है, ठीक है, बट हम कर नहीं पा रहे, और सडनली मान लीजिए I was going through a case study wherein that some orders were challenged in the court. Court has given the decision that you have to implement, but there are some political pressures wherein they are not allowing you to implement certain things. तो वहां पे ऐसा होता है कि officer is waiting for the orders from the politicians because at the end of the day they are the leaders in the state, right? तो उसको फिर सर कैसे मैनेज करना है कि एक तरफ आपको इम्प्लीमेंट करना है। भैया मैं इस तरह का कुछ एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड में। जी हाँ, कुछ भी इस तरह का जब आएगा ना, तो आपको कागज के ऊपर लिख के रखना चाहिए कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज माय ओपिनियन। देन इट इज अप टू हिम और हर पॉलिटिशियन टू एक्सेप्ट इट, नॉट टू एक्सेप्ट इट, बट यू मेक इट वेरी क्लियर एंड नॉट दैट कि वो हमारे दुश्मन है करके लिखना है, पोलाइटली लिखना है कि मेरा ओपिनियन ऐसा है। उसमें ये लिखना है कि भाई अल्टीमेटली we will abide by what decision, but I feel that we should do this. It should be written very politely, very nicely, without disturbing them or without annoying them. Okay, कहते हैं कि भाई हम तो 5 साल के लिए आए हैं, जीत के आए हैं, हो सकता है अगली बार आएंगे नहीं आएंगे, उनका एजेंडा आ जाए, लेकिन आप तो पेड एम्प्लॉयड है, आपको तो सैलरी मिल रही है, आपको तो कंटिन्यूटी करना है। ये आपको लिख के रखना है, कोई लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, पोलाइटली लिखना है विदाउट हर्टिंग देम। सी दैट इज एन आर्ट दैट यू विल कम टू नो, यू लर्न इट व्हेन यू आर इन द जॉब। बोलो। And sir, my next question is regarding the preparation, sir. That GS1, GS2, GS4. So, sir, it is not literally possible that you will have interest in all the 4 general studies subjects. So, sir,
how to manage the things wherein we don't have so much interest. Basically, I think GS1 is a kind of something that is more of a literature thing, जिसमें ज़्यादा बल्कि theories हैं जो आपको पढ़नी है. Political things and economy you can relate with the current affairs going on. तो उसको सर कैसे मैनेज करना है? जो ऑलरेडी हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो तो वैसा ही रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट सर? तो उन चीजों को कैसे करना चाहिए सर? एक बार फिर से बोलिए. GS1 सब्जेक्ट सर, GS1 सब्जेक्ट्स बेसिकली वो थ्योरेटिकल चीजें रह जाती है ना, तो उसको सर कैसे पढ़ना है? बिकॉज दैट बिकम समटाइम्स बोरिंग बिकॉज यू कैनॉट रिलेट विद द करंट अफेयर्स. पॉलिटी की चीजें, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, यू कैन रिलेट विद द करंट थिंग्स गोइंग ऑन, तो वो चीजें रह जाती हैं यार. बट फर्स्ट GS1 थोड़ा सा बल्कि लग जाता है, जहाँ पे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, बट हिस्ट्री एंड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ये सब चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ के कैसे रिटेन करना है वो थोड़ा सा. हाँ, तो उसमें यही है ना, आपको देखना है मेडिवल हिस्ट्री इंडिया, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल या कोई भी हो, तो आपको एक पीरियड आपको आइडिया होगा. ऐसे तो नहीं कि वो लोग 7000 साल का पूरा उसमें करेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा एक ये मिलेगा